दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी आयनिक और कोवलेंट सॉलिड के दरमियान, और दूसरा डिफरेंस हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर और जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड है उनके दरमियान। और इसी तरीके से इसमें हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट क्या होते हैं, या NaCl जो है वो बेसिकली स्लेन सोल्यूशन से कैसे हासिल किया जाता है, यानी समंदर के पानी से उसको हम कैसे हासिल करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास। तो बच्चों हम अपने लेक्चर्स की तरफ जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट क्रिस्टल या कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड, एक ही बात है बच्चों। तो यहाँ हम आयनिक क्रिस्टल लिख रहे हैं, इधर कोवलेंट क्रिस्टल लिख रहे हैं। आपको पता है कि इसमें जो आयंस हैं या पार्टिकल्स हैं हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हो। तो इसमें आयंस आपस में बेसिकली आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के जरिए यानी अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन के जरिए जुड़े होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। जबकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो हेल्ड टुगेदर बाय नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ये हमारे पास अटैच होते हैं। लाइक इसमें देखें तो एग्जांपल डायमंड है और इसमें एग्जांपल NaCl की है। जैसे आयनिक फॉर्म बॉन्ड कैसे बन रहा होता है बच्चों, तो देखो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जबकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल इस तरह फॉर्म होते हैं। जबकि कोवलेंट जो क्रिस्टल हैं बच्चों, उसमें हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह की अरेंजमेंट दे सकता है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड गिव जाइंट मॉलिक्यूल, लाइक डायमंड एक जाइंट मॉलिक्यूल है। आपको पता है डायमंड अगर हम देखें तो बच्चों इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता जाता है कि अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल चार ऐसे आपको पता है डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन एटम से ऐसे करके अटैच होता है। ये सो ऑन इधर ऐसे करके ये इधर भी अरेंजमेंट बनाता जाएगा। हम इसी तरीके से इसके चार अरेंजमेंट बना सकते हैं। अगर हम इसको बनाएं तो ये बच्चों इधर बना सकता है, ये इधर बना सकता है, ये इधर बना सकता है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले को हम देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास आप समझ लें कि ये एक तो इसके साथ अटैच हो जा सकता है, ये हमारे पास इसकी अटैचमेंट जो है वो हमारे पास इसी तरीके से ये हम इसके अटैचमेंट जो है इसके साथ भी दिखा सकते हैं। और ये इस तरह सो ऑन ये स्ट्रक्चर बनता जाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर इसके जो है फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है वो गिव लेयर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। अगर हम लेयर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हम देखें तो बच्चों इस तरह का आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे कि हमारे पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऐसे करके अगर हम बनाते हैं, ये इस तरह की एक अरेंजमेंट हमने बना दी, दूसरी अरेंजमेंट भी हमने इसी तरह की बना दी, ये इस तरह की अरेंजमेंट बना दी, इसके नीचे भी इसी तरह की अरेंजमेंट, सो ऑन हम रिपीट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ हमारे पास इस तरह की अगर अरेंजमेंट कहीं पे बनी हुई है, इनको अगर हम आपस में इस तरीके से डॉटेड लाइन से जोड़ते जाएं तो ये हमारे पास जो इस तरह की अरेंजमेंट से स्ट्रक्चर हासिल होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम लेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे को जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो सेपरेट लेयर स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हमारे पास इसी तरीके से जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं बच्चों, वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं सॉलिड फॉर्म में, जबकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में। जबकि ये जो हमारे पास नेक्स्ट कोवलेंट सॉलिड हैं, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसी तरीके से ये जो कोवलेंट आयनिक वाले हैं ये बच्चों दे आर नॉन डायरेक्शनल, और ये हमारे पास जो नेक्स्ट कोवलेंट हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। और इसका स्मॉलर यूनिट जो है आमतौर पर जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं, जबकि कोवलेंट क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरा डिफरेंस हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड। तो बच्चों मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड में अगर हम आते हैं तो पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। जैसे आपने देखा इसके एग्जांपल में शुगर है, आइस है। अब अगर मैं और एग्जांपल लिखना चाहूँ तो बच्चों मैं इसमें P4 का मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इसमें एग्जांपल बन सकती हैं। जबकि मेटालिक सॉलिड में सोडियम और कॉपर या कोई भी मेटल का स्ट्रक्चर जो होता है वो मेटालिक सॉलिड कहलाता है। इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मेटालिक क्रिस्टल के अंदर वो दो तरह की, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर दो तरह की होती हैं, डायपोल फोर्सेस होती हैं और वंडर वाल फोर्सेस होती हैं। जबकि मेटालिक जो क्रिस्टल होते हैं बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी एक होती है। और आप इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये समझ लें बच्चों कि हमारे पास ये एक कैटाइन है, उसके पास आप समझ लें मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसी तरीके से। तो इस वक्त जो मैं इस तरह की अरेंजमेंट आपके सामने बनाता जा रहा हूँ, ये हमारे पास हर एक कैटाइन के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस तरह की एक आप समझ लें कि हमारे पास अरेंजमेंट बन रही है।
तो इस वक्त जो अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के दरमियान और कैटाइन के दरमियान, इस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से ये इधर अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होगा, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग है। इसको इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो मेटालिक बॉन्डिंग है बेसिकली उसमें उसको हम बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से। तो बच्चों हमारे पास इसी तरीके से इनके दरमियान जो तीसरा डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेटालिक और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड है इनके दरमियान जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो हम इसका तीसरा पॉइंट जो बनाने जा रहे हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, ये बेसिकली इनके अंदर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर हम इस पे आए तो बच्चों मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आपके पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि वो नॉन कंडक्टर हैं। चौथा डिफरेंस क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं ये मेलेबल या डक्टाइल नहीं होते। मेलेबल का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो फैलना शुरू हो जाए, उसे मेलेबल कहते हैं। डक्टाइल वो होता है जो रीशेप हो सकता है, जैसे मेटल्स की वायर बन सकती है तो उसे डक्टाइल बोला जाता है। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं या मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेसिकली आप समझ लें ये नॉट मेलेबल और डक्टाइल, नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। जबकि आपके पास ये वाले जो होते हैं ये आपके पास मेलेबल भी होते हैं, यानी स्ट्रेस अप्लाई होने पे फैल भी जाते हैं, और एंड डक्टाइल भी होते हैं, यानी आप इनको रीशेप भी कर सकते हैं, इनकी वायर भी बना सकते हैं। डक्टाइल्स भी होते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो बच्चों हमारे पास इनके दरमियान तो ये डिफरेंस मौजूद थे, ये आप लोग जस्ट इनको स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और जो बताने वाली हैं बच्चों इस लेक्चर के अंदर, और वो हमारे पास है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ हाइग्रोस्कोपिक साल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट इसमें शुरू करने लगे हैं हाइग्रोस्कोपिक साल्ट। इसको हम देख लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक साल्ट। बच्चों ऐसे साल्ट जो कि बेसिकली ओपन एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें, उन साल्ट को हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहते हैं। साल्ट विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर from atmosphere are called hygroscopic salt. हाइग्रोस्कोपिक साल्ट, ऐसे साल्ट जो ओपन एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें उसे हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहते हैं। कभी घर में देखा होगा बच्चों, नमक अगर ओपन हम एयर में रख देना तो कुछ दिनों बाद वो गीला सा हो जाता है, इसका मतलब है वो भी हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है। NaOH जो है वो भी सॉलिड होता है, हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है। हमारी बुक की एग्जांपल कौन सी है, तो अगर हम बुक में देखें तो बच्चों हमारी बुक ने लिखा है कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है, CaCl2 हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है। क्योंकि बच्चों जब हम कैल्शियम क्लोराइड को ओपन एयर में रखते हैं तो ये ओपन एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक नए मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CaCl2.2H2O। ये जो 2H2O है, ये जो हमारे पास इसमें दो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, ये इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम बोल रहे होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके पास, या इसका हाइड्रेशन नंबर भी इसको बोलते हैं बच्चों, इसका हाइड्रेशन नंबर 2 है या इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है। बच्चों जब भी कोई हाइग्रोस्कोपिक साल्ट होता है, जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेन कर लेता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस
इसका मॉलिक्यूलर मास जो है हाइग्रोस्कोपिक साल्ट का जो है वो बच्चों इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी हाइग्रोस्कोपिक साल्ट होते हैं वो ऐसे साल्ट होते हैं जो ओपन एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद बेसिकली उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है और उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इन हो जाते हैं। तो इन साल्ट को हम हाइग्रोस्कोपिक साल्ट बोलते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है, NaCl हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास वो सॉलिड है, वो भी एक हाइग्रोस्कोपिक साल्ट में आता है। बच्चों इसी तरीके से एक क्वेश्चन छोटा सा बच्चों से पूछा जाता है, बिल्कुल चैप्टर के एंड पे है, और वो ये क्वेश्चन है कि हम जो है बेसिकली समंदर के पानी से नमक कैसे हासिल कर सकते हैं बच्चों। तो समंदर के पानी से नमक हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, हाउ टू गेट NaCl from saline solution, यानी समंदर के पानी के अंदर बहुत सारे निमकियात मौजूद हैं, इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, उनसे आप NaCl कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ NaCl है या सी वाटर है, आप इसको सबसे पहले बच्चों फ्रीज करेंगे। आप सी वाटर को फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने से क्या होगा कि बच्चों जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आइस की फॉर्म में सरफेस के ऊपर आ जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पास होंगी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होंगी वो आइस की फॉर्म में ऊपर मूव कर जाएंगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ आइस की फॉर्म में, और आइस को आप क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर से आइस को इसमें से रिमूव कर देंगे। आइस को आपने रिमूव कर देना है, निकाल देना है। नीचे जो आपके पास सॉल्ट मौजूद होगा वो हमारे पास NaCl ऑब्टेन होगा। NaCl इज ऑब्टेन। तो इस तरीके से आप NaCl इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि आप समंदर के पानी से नमक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों समंदर के पानी से नमक हासिल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पानी को आपने फ्रीज करना है। जब वो आप फ्रीज करेंगे तो उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ आइस की फॉर्म में, डिज़ॉल्व फॉर्म में वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है आइस की डेंसिटी लो होती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तो इसलिए वो आइस की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसके अंदर NaCl मौजूद होगा, वहाँ से हम NaCl जो है हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से हम समंदर के पानी से नमक हासिल करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बेसिकली आयनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड के दरमियान डिफरेंस पढ़ा, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के दरमियान डिफरेंस पढ़ा, और हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट क्या होता है इसको हमने एक दफ़ा गो थ्रू किया। हाउ टू गेट NaCl फ्रॉम सलाइन सोल्यूशन, इससे हमने नमक कैसे हासिल करना है, तो ये हमने इसको डिस्कस किया। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।